सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज के वीडियो में हम स्कूल लेक्चरर 2013 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इससे पहले हम स्कूल लेक्चरर के जो 2018 और 15 में होने वाली परीक्षाएं हैं उनके प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं। सेकंड ग्रेड से संबंधित प्रश्न पत्र हम हल कर चुके हैं बहुत सारे। तो अगर आप पहले के प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें से आप पुराने सारे पेपर्स देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जो ये 150 प्रश्न हैं इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत, तो उनमें से केवल 75 प्रश्नों को देखेंगे। इसके अगले भाग में हम बाकी बचे हुए 75 प्रश्नों को देखेंगे। इसके अतिरिक्त जो विद्यार्थी हमसे अभी जुड़े हैं उनके लिए ये सूचना है कि चैनल पर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों से संबंधित प्लेलिस्ट बनी हुई है। पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षाएं उनमें संकलित हैं। तो सेकंड ग्रेड की जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने एक एक विषय का अध्ययन कर लिया है, तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर है। इसके अतिरिक्त फर्स्ट ग्रेड से संबंधित भी प्लेलिस्ट चैनल पर है। उसमें कुछ विषय बचे हुए हैं जिनको हम बीच बीच में अपलोड करते जा रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी संस्कृत भाषा से कर रहे हैं तो आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट को खोल कर देखिए। बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप वहां से अपने काम के वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप संस्कृत भाषा के प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्णानाम अदर्शने का संज्ञा भवति। वर्णों के अदर्शन में क्या संज्ञा होती है? जब वर्णों का अदर्शन हो जाता है तो उसका क्या नाम होता है, उसकी क्या संज्ञा होती है? तो अदर्शनम लोपः। अदर्शन क्या कहलाता है? अदर्शन होता है लोप। तो वस्तुतः इसमें लोप संज्ञा के विषय में पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दूसरा प्रश्न है, डुक्रिय करणे धातौ अंतिमस्य इय वर्णस्य इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। डुक्रिय करणे जो धातु है उसमें अंतिम इय की इत संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? तो इत संज्ञा का विधान करने वाले 6 सूत्र हैं जिनके विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं संस्कृत व्याकरण नामक प्लेलिस्ट से, और सेकंड ग्रेड की जो प्लेलिस्ट है दोनों में ही इससे संबंधित वीडियो आपको मिलेगा। उन 6 इत संज्ञा विधान करने वाले सूत्रों में से जो हलंत्यम सूत्र है वो इस अंतिम इय की इत संज्ञा करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तीसरा प्रश्न है, स्वराणाम आभ्यंतर प्रयत्नम किम। स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? तो स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न होता है विवृतम, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3। चौथा प्रश्न है, ईषद विवृत प्रयत्नः वर्णा सन्ति। ईषद विवृत प्रयत्न वाले वर्ण कौन से हैं? तो ईषद विवृत प्रयत्न किसका होता है? स, श, स, ह, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3। पांचवा प्रश्न है, वकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। वकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो वकारस्य दंतौष्ठम, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। छठा प्रश्न है, सुबंता नाम तिंगंता नाम च का संज्ञा। सुबंत और तिंगंतों की क्या संज्ञा होती है? तो इनकी होती है पद संज्ञा। जितने भी प्रश्न पत्र हमने हल किए हैं सभी में ये प्रश्न देखने को मिला है। तो पद संज्ञा क्या होती है ये तो आपको सपने में भी पता होना चाहिए। अगर कोई आपसे बेहोशी की हालत में भी पूछे कि पद संज्ञा क्या होती है, किनकी होती है, तो इसका उत्तर आपको आना चाहिए। सुबंत और तिगंत जिनमें सु आदि विभक्तियां लगी हुई होती हैं और तिंग इत्यादि प्रत्यय लगे होते हैं, अर्थात शब्द रूपों की और धातु रूपों की पद संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, व्याकरणे संहिता पदेन सूच्यते। व्याकरण में संहिता पद से किसको सूचित किया जाता है? संहिता का क्या तात्पर्य है व्याकरण में? तो संहिता का तात्पर्य होता है संधि। संहिता का जो विधान करने वाला सूत्र है वो कहता है परः सन्निकर्षः संहिता। वर्णों का अत्यधिक सामीप्य संहिता होता है, और जहां पर वर्णों का अत्यधिक सामीप्य होता है
वहां पर उनमें संधि हो जाती है। तो व्याकरण के अनुसार संहिता का क्या तात्पर्य है? संहिता का तात्पर्य है संधि। 8वां प्रश्न है एंगः पदान्तात् अति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। एंगः पदान्तात् अति सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो ये जो सूत्र है ये क्या विधान करता है? ये विधान करता है पूर्व रूप का, कि अगर पदांत एंग से परे अत हो अ हो तो पूर्व रूप एकादेश हो जाता है दोनों के स्थान पर। तो पूर्व रूप एकादेश से संबंधित यहाँ पर जो पद है वो है हरे अव। जहां पर अवग्रह चिन्ह आपको दिखाई दे शब्द में, वहां पर पूर्व रूप संधि होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 9वां प्रश्न है वागघरि पदस्य वैकल्पिकम संधि पदम अस्ति। वागघरि पद का वैकल्पिक संधि पद क्या होगा? तो अगर आपने अच्छे से संधियों को हमारे साथ पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि ये क्या पूछना चाहते हैं। ये जो वागघरि, वस्तुतः इसमें इन्होंने ध लिख दिया है, ये गलत है। ये जो पद है ये है वागघरि, वागघरि। इस प्रकार से यहाँ पर मूलतः ह होता है, जिसको झयो हो अन्य तरश्याम सूत्र से हत्व संधि होकर चतुर्थ वर्ण घ हो जाता है। तो इसका जो वैकल्पिक है झयो हो अन्य तरश्याम, विकल्प से हत्व संधि करता है। तो जहां पर विकल्प से हत्व संधि होती है वहां पर चतुर्थ वर्ण होकर वागघरि शब्द बनता है, और जहां पर नहीं होती वहां पर पद बनता है वागहरि। इस प्रकार से तो यहाँ पर जो वैकल्पिक पद होगा वो होगा वागहरि। 10वां प्रश्न है मधु प्लस अरि इत्यस्य संधि पदम निर्णेयम। मधु प्लस अरि में संधि पद क्या होगा? तो उ के स्थान पर व आदेश होकर यहाँ पर यण संधि होकर पद बनेगा मध्वरिः। 11वां प्रश्न है स्तोश्चुनाश्चु इति सूत्रस्य उदाहरणम वर्तते। स्तोश्चुनाश्चु सूत्र का उदाहरण है। तो निश्चित रूप से देखते ही आपको पता चल गया होगा, जहां पर पद में श च इस प्रकार के वर्ण दिखाई दे वहां पर चुनाश्चु होता है, च्युत्व संधि होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा रामश्चिनोति। वागीशः में कौन सी संधि है? वागीशः में है जसत्व संधि। एतन मुरारी में है अनुस्वार पर सवर्ण संधि, और तल्लयः में है लत्व संधि। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा रामश्चिनोति। 12वां प्रश्न है सुगण प्लस ईशः इत्यस्य संधि पदम अस्ति। यहाँ पर संधि पद क्या होगा? तो यहाँ पर संधि पद होगा सुगणनीशः। इस प्रकार से 13वां प्रश्न है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा यहाँ पर सही उत्तर होगा? यहाँ पर होगा वांगमयम, ऑप्शन नंबर 1। 14वां प्रश्न है पठत्व अत्र इत्यस्य संधि विच्छेदः निर्णय। यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होगा? तो पठतु प्लस अत्र, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 15वां प्रश्न है हरि प्लस रम्यः इत्यस्य संधि पदम अस्ति। हरि प्लस रम्य में संधि पद क्या होगा? तो यहाँ पर संधि पद होगा हरि रम्यः। किस प्रकार से होगा? यहाँ पर पहले ये जो विसर्ग है इसके स्थान पर रु आदेश होगा, रु में उ का लोप होकर र शेष रहेगा। फिर रोरी से जो पूर्व का र है उसका लोप हो जाएगा, और ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण सूत्र से जहां पर र का लोप हुआ है उससे पूर्व में स्थित जो ह्रस्व है उसको दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पर पद बनेगा हरि रम्यः। तो इस प्रकार से यहाँ पर मुख्यतः 2 सूत्र काम में आते हैं, रोरी और ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। तो विसर्ग संधि में मैं आपको बार बार बोलती हूँ, ड्रलोपे, रोरी, हशीचे और अतोरोर प्लुतात प्लुते, इन 4 सूत्रों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इनमें से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो हरि ही प्लस रम्यः का संधि पद हो जाएगा हरि रम्यः। 16वां प्रश्न है इंद्रवज्रा छंदसः लक्षणे अन्ते गुरु प्रयुज्यते। इंद्रवज्रा छंद के लक्षण के अंत में कितने गुरु प्रयुक्त होते हैं? गुरु का प्रयोग किया जाता है कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 17वां प्रश्न है अनुष्टुप छंदसि सर्वत्र लघुः कतमो वर्णः भवति। अनुष्टुप छंद में सर्वत्र लघु वर्ण कौन सा वर्ण होता है? तो अनुष्टुप का लक्षण आपको याद होगा कौन सा होता है? पंचम वर्ण।
तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 18वां प्रश्न है अधोलिखितेषु अर्धसंवृत्तम किम, निम्नलिखित में से अर्धसंवृत्त छंद कौन सा है। अर्धसंवृत्त का तात्पर्य है जिसके 2 पादों में वर्ण संख्या समान होती है और अन्य 2 पादों में समान होती है। तो कौन सा अर्धसंवृत्त छंद है इनमें से, तो अर्धसंवृत्त छंद हो जाएगा वियोगिनी। 19वां प्रश्न है एकोनविंशति वर्णा कस्मिन् छंदसि भवन्ति, 19 वर्णों वाला छंद कौन सा है, तो 19 वर्णों वाला छंद है शार्दूल विक्रीडितम। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 4। 20वां प्रश्न है उपकृतम बहु तत्र किमुच्यते इति उदाहरणे छंदः वर्तते, कौन सा छंद है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा द्रुत विलंबित छंद, ऑप्शन नंबर 4। 21वां प्रश्न है श्रगधरा प्रतिपादम कति वर्ण युता भवति, श्रगधरा छंद के प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं, तो श्रगधरा के प्रत्येक पाद में होते हैं 21 वर्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1 वर्ण युता। 22वां प्रश्न है रसई रुद्रैश छिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी, अस्मिन् लक्षणे रुद्रई शब्देन का संख्या सूच्यते, इस लक्षण में रुद्र शब्द के द्वारा किस संख्या का सूचन किया जा रहा है। तो रुद्र से क्या तात्पर्य होता है, रुद्र से तात्पर्य होता है 11 है। रुद्र कितने हैं, रुद्र हैं 11। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। रस का तात्पर्य क्या है, तो रस माने गए हैं 6। छंद के अंतर्गत छंद के लक्षणों में ये जो लाक्षणिक शब्द प्रयुक्त होते हैं, कहीं पर रस, रुद्र, भोगी, लोकई, हर छंद के लक्षण में आपको कुछ लाक्षणिक शब्द मिलेंगे जो उसमें यति के विषय में बताते हैं कि कहाँ पर कितने वर्णों पर यति होती है। तो इन लाक्षणिक शब्दों के विषय में हमने बात की है। छंद से संबंधित केवल मात्र 2 वीडियो हैं जो कि आपको छंद की प्लेलिस्ट से ही मिलेंगे। उन 2 ही वीडियोस के अंतर्गत हमने सारी बातें कर ली हैं। उसका जो पहला वीडियो है उसमें हमने सारे लाक्षणिक शब्दों की बात की है कि जो लाक्षणिक शब्द प्रयुक्त होते हैं लक्षणों के अंतर्गत उनके क्या क्या तात्पर्य हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे वीडियो में हमने सभी महत्वपूर्ण छंदों के लक्षण और उदाहरणों के विषय में बात की है। तो अगर आप छंद में ये लाक्षणिक शब्दों के अर्थ नहीं समझते तो आपको चैनल पर जाकर वो वीडियोस देखने चाहिए। छंद नामक प्लेलिस्ट से आपको ये वीडियो मिलेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है रथोद्धता छंदसः चतुर्षु चरणेषु कति वर्णा भवन्ति, रथोद्धता छंद में चारों चरणों में कितने वर्ण होते हैं। तो चारों चरणों में होते हैं यहाँ पर 44 वर्ण। कुल एक वर्ण में एक पाद में होते हैं 11 वर्ण, तो कुल हो जाएंगे 44। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3। 24वां प्रश्न है तरुणाम खाली स्थानम बालाः क्रीडन्ति रिक्त स्थाने उचित अव्ययम चेतव्यम, यहाँ पर उचित अव्यय क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अधः, तरुणाम अधः बाला क्रीडन्ति, ऑप्शन नंबर 1। 25वां प्रश्न है गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय, तो ये तो प्रश्न बहुत बार रिपीट हो गया है। देखिए पंक्ति भी मुझे याद हो गई है पढ़ते पढ़ते। तो कौन सा अव्यय यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा पुनर। आप जाइए पुनर्दर्शन के लिए। कोई भी जब आता है हमारे घर तो हम उसको ऐसे ही बोलेंगे, ओके बाय सी यू को बोलेंगे संस्कृत में, गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 26वां प्रश्न है सह शनै शनै चरति इत्यत्र शनै अव्ययस्य उचित अर्थम स्यात्, शनै अव्यय का उचित अर्थ क्या होगा, तो शनै का तात्पर्य होता है मंद गत्या, मंद गति से। ऐसा लग रहा है ये सारे क्वेश्चन किसी प्रश्न पत्र में ज्यों के त्यों रिपीट हुए हैं, क्योंकि पहले भी हम ये सारे प्रश्न देख चुके हैं। तो अगर आपको याद आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। हमने पहले जो प्रश्न पत्र पढ़े हैं उनमें इन प्रश्नों को हमने पढ़ा है। तो शनै का क्या तात्पर्य होता है, शनै अव्यय का अर्थ होता है मंद गति से, मंद गत्या। 27वां प्रश्न है धिक् अव्ययस्य प्रयोगे विभक्ति प्रयुज्यते, धिक् अव्यय के प्रयोग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, धिक् के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो धिक् के योग में होती है द्वितीया। 28वां प्रश्न है न खलु बाणः सन्निपात्यो अस्मिन्,
अत्र खलु अव्ययेन सूच्यते, यहाँ पर खलु अव्यय के द्वारा क्या सूचित किया जा रहा है? यहाँ पर खलु के द्वारा अनुनय का सूचन किया जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 29वां प्रश्न है लघवी खालिस्थान वृद्धिमति च पश्चात रिक्त स्थाने उचित अव्ययम चेतव्यम, यहाँ पर कौन सा उचित अव्यय प्रयुक्त होगा? तो यहाँ पर होगा पुरा, ऑप्शन नंबर 1, लघवी पुरा वृद्धिमति च पश्चात। 30वां प्रश्न है जलम खालिस्थानम जीवनम नास्ति, तो यहाँ पर तो आपको पंक्ति पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए, जलम बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बिना के योग में यहाँ पर द्वितीया भी हुई है, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर धिक है तो धिक के योग में भी द्वितीया होती है, लेकिन वाक्य पढ़कर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या अव्यय प्रयुक्त होगा, यहाँ पर होगा विना। अगला प्रश्न है न च प्रयोजनम अनंतरा चाणक्यः स्वप्ने अपि चेष्टते, उपर्युक्त वाक्ये अंतरा अव्ययस्य अर्थः अस्ति, उपर्युक्त वाक्य में अंतरा अव्यय का क्या अर्थ है? तो प्रयोजन के बिना चाणक्य स्वप्न में भी चेष्टा नहीं करता, तो यहाँ पर जो अंतरा अव्यय है वो क्या अर्थ दे रहा है? विना का अर्थ। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 32वां प्रश्न है भूभृत शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनस्य रूपम किम, भूभृत शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो वो होगा भूभृताम। 33वां प्रश्न है आत्मन शब्दस्य द्वितीया विभक्ते बहुवचनस्य रूपम किम, आत्मन शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो द्वितीया विभक्ति बहुवचन में बनेगा आत्मनः। 34वां प्रश्न है जगत शब्दस्य द्वितीया बहुवचने रूपम अस्ति, जगत शब्द का द्वितीया बहुवचन का रूप क्या होगा? तो द्वितीय बहुवचन का रूप होगा जगन्ति, ऑप्शन नंबर 2। 35वां प्रश्न है गुरु शब्दस्य द्वितीय द्विवचने रूपम भवति, द्वितीय द्विवचन में गुरु शब्द का रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा गुरु। 36वां प्रश्न है मनस शब्दस्य पंचमी एकवचने रूपम भवति, मनस का पंचमी एकवचन का रूप क्या होगा? तो पंचमी एकवचन में रूप बनेगा मनसः। 37वां प्रश्न है अस्मद शब्दस्य सप्तमी एकवचने किम रूपम भवति, अस्मद का सप्तमी एकवचन का रूप क्या होगा? तो ये बनेगा मई, ऑप्शन नंबर 2। 38वां प्रश्न है पुल्लिंग सर्व शब्दस्य तृतीया एकवचने रूपम अस्ति, सर्व शब्द का पुल्लिंग में तृतीया एकवचन में रूप क्या बनेगा? तो तृतीया एकवचन में बनेगा सर्वेण, ऑप्शन नंबर 3। 39वां प्रश्न है स्त्रीलिंगे इदम शब्दस्य षष्ठी बहुवचनम किम, स्त्रीलिंग में इदम शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होता है? तो ये होता है षष्ठी बहुवचन में आसाम। 40वां प्रश्न है हन धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचने रूपम किम, हन धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा घनंती। 41वां प्रश्न है भू धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचनस्य रूपम किम, भू धातु का विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा भवेः, ऑप्शन नंबर 1। 42वां प्रश्न है लिख धातु लृट लकारस्य अन्य पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति, अन्य पुरुष बहुवचन में लृट लकार में लिख धातु का रूप क्या होगा? तो लिख धातु का होगा लेखिष्यन्ति। 43वां प्रश्न है रुच धातु लंग लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति, रुच धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो रुच धातु में हो जाएगा अरोचथा, इस प्रकार से। 44वां प्रश्न है पठ धातु लंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपम इदम सिद्ध्यति, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा पठ धातु का? तो ये बनेगा आपठन। अच्छा, पिछले प्रश्न से हमको एक बात समझ आई है कि जो भी धातुएं आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड में कौन कौन सी हैं, सेकंड ग्रेड में कौन कौन सी हैं, वहां पर लकार दिए गए हैं कि इन लकारों में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर स्पेशली परस्मयी पद और आत्मनेय पद का उल्लेख नहीं किया गया है
लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी धातु दी गई है जो उभयपदी है, जिसके रूप दोनों में आत्मनेय पद में और परस्मय पद में चलते हैं, तो आपको दोनों के रूप याद रखने हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे आत्मनेय पद का रूप पूछा गया है रुच धातु का, तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है जो धातु उभयपदी है उसमें आपको आत्मनेय पद के और परस्मय पद के दोनों के रूप याद रखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 45वां प्रश्न है, क्री धातो लोट लकारस्य अन्य पुरुष एक वचन रूपम अस्ति विकल्प रूपेण। विकल्प रूप में अन्य पुरुष एक वचन में अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन में लोट लकार का रूप क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा कुरुतात, ऑप्शन नंबर 1। 46वां प्रश्न है, हस धातो लंग लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। हस धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा अहसाम। 47वां प्रश्न है, शक धातो लोट लकारे मध्यम पुरुष एक वचनस्य रूपम किम। शक धातु का मध्यम पुरुष एक वचन में लोट लकार में रूप क्या बनेगा? तो ये बनेगा शक्नुहि, ऑप्शन नंबर 3। 48वां प्रश्न है, रमा इति पदे कह प्रत्यय। रमा पद में कौन सा प्रत्यय है? तो रमा में है टाप प्रत्यय। 49वां प्रश्न है, शानच प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। शानच प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो शानच और क्षत्रि इन दोनों ही प्रत्ययों का अर्थ धातु के साथ वर्तमान काल के लिए किया जाता है, वर्तमान काल के अर्थ में होता है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1। 50वां प्रश्न है, श्रीमत शब्दे प्रकृति प्रत्ययस्तः। श्रीमत पद में कौन सी प्रकृति और कौन सा प्रत्यय है? तो श्री में मतुप प्रत्यय करके पद बना है श्रीमत। 51वां प्रश्न है, छिद धातो कत प्रत्यांतम रूपम किम भवति। छिद धातु से कत प्रत्यय करके क्या रूप बनेगा? तो यहाँ पर रूप बनेगा छिन्नम, ऑप्शन नंबर 4। 52वां प्रश्न है, विचिन्त्य इत्यत्र धातो कह प्रत्यय। विचिन्त्य में धातु विचिन्त्य पद में धातु में कौन सा प्रत्यय हुआ है? तो विपूर्वक चिंत धातु से ल्यप प्रत्यय करके पद बन जाता है विचिन्त्य। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 53वां प्रश्न है, गच्छन इत्यत्र प्रत्ययम निर्दिशतु। गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? तो जहां पर अन इस प्रकार से अंत में दिखाई दे धातु के साथ, वहां पर हो जाता है क्षत्रिय प्रत्यय। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2। 54वां प्रश्न है, क्षम प्लस कितिन योगे शब्दः निर्मीयते। क्षम में कितिन प्रत्यय करके क्या शब्द निर्मित होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा क्षांति, ऑप्शन नंबर 3। 55वां प्रश्न है, शयनम पदे प्रकृति प्रत्ययस्तः। शयनम पद में क्या प्रकृति और क्या प्रत्यय है? तो शी धातु से ल्यूट प्रत्यय करके पद बनता है शयनम। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 56वां प्रश्न है, उपमा अलंकारे भवति। उपमा में क्या होता है? तो उपमानो उपमेयो स्पष्टम सुंदरम साम्यम। तो पहला ही यहाँ पर सही होगा। उपमा का लक्षण है प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। तो जहां पर उपमान और उपमेय में स्पष्ट और सुंदर साम्य हो वहां पर उपमा अलंकार होता है। 57वां प्रश्न है, क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व च अल्प विषया मतिः तितीर्षु दुष्तरम मोहादुडुपेनस्मि सागरम। उपर्युक्त उद्धरणे अलंकारः वर्तते। तो जब हमने अलंकार का अध्ययन किया था तो मैंने आपको स्पेशली इस पद्य के विषय में बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पद्य है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। पद्य देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि इसमें निदर्शना अलंकार है, ये रघुवंश से लिया गया है। रघुवंश के मंगलाचरण के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। इस तरह से भी आपको इसको याद रखना है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? निदर्शना अलंकार। 58वां प्रश्न है, नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम इत्यत्र को अलंकारः। तो पंक्ति देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए, बहुत बेसिक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, दिशि मंदायते तेजो दक्षिणश्याम रवेरपि तस्यामेव रघो पांड्या प्रतापम न विषेहिरे इत्यत्र अलंकारः अस्ति। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो इसके विषय में भी हमने बात की थी। बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है, बार बार अलग अलग तरीके से इसके विषय में पूछा जाता है। जहाँ पर उपमेय की अधिकता बता दी जाए उपमान से, जहाँ पर
उल्टा वर्णन हो, अर्थात उपमेय को अधिक श्रेष्ठ बताया जाए और उपमान को थोड़ा कम श्रेष्ठ बताया जाए, वहां पर होता है व्यतिरेक अलंकार। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें जो रघु हैं उनके प्रताप का वर्णन किया गया है कि रघु का जो प्रताप है वो सूर्य से भी ज्यादा अधिक विख्यात है, तो उपमेय का अधिक वर्णन करने के कारण यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। 60वां प्रश्न है कस्मिन् अलंकारे प्रायः मन्ये शंके ध्रुवम इत्यादयः शब्दाः प्रयुज्यन्ते। कौन से अलंकार में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार में। 61वां प्रश्न है त्वयं जीवितं त्वमसि मे हृदयम्, तुम ही मेरे जीवन हो, तुम ही मेरे हृदय हो। इत्यस्मिन् कः अलंकारः, कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जहां पर उपमेय और उपमान में अभेद आरोपित हो जाए, तुम मेरे जीवन हो, मेरे जीवन रूप नहीं हो, तुम मेरे जीवन हो, जहां पर अभेद आरोपित हो वहां पर होता है रूपक अलंकार। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 62वां प्रश्न है बृहत् सहायः कार्यान्तम क्षोधियान अपि गच्छति संभूया अम्बोधि अभ्येति महानद्या नगापगा इत्यत्र अलंकारो वर्तते। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? तो हमने अर्थांतरन्यास अलंकार के विषय में इस पद्य को पढ़ा भी था। यहाँ पर हो जाएगा अर्थांतरन्यास अलंकार। 63वां प्रश्न है विभावना विशेषोक्ति अलंकारयोः आधारः कः। विभावना और विशेषोक्ति अलंकार का आधार क्या होता है? तो कारण और कार्य भाव के आधार पर विभावना और विशेषोक्ति अलंकार का निर्धारण किया जाता है। कार्य और कारण भाव इसका आधार होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 64वां प्रश्न है उभय पद प्रधानो कः समासः। कौन सा समास उभय पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 4। 65वां प्रश्न है चक्रम पाणौ यस्य सः इत्यस्य समस्त पदम किम। यहाँ पर समस्त पद क्या होगा? तो यहाँ पर समस्त पद हो जाएगा चक्रपाणि, ऑप्शन नंबर 1। 66वां प्रश्न है उपशर्दम पदस्य समास विग्रह अस्ति। उपशर्दम पद का समास विग्रह क्या होगा? तो शर्दः समीपम उपशर्दम, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो अव्ययी भाव समास के संबंध में जैसे जैसे हम प्रश्न पत्र हल करते हैं आपको समझ भी आ गया होगा, और मैं भी ये बात बार बार कहती हूँ कि अव्ययी भाव समास में ज्यादातर समास विग्रह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस अर्थ में ये अव्यय प्रयुक्त हुआ है। तो आपको अव्ययी भाव समास को इस तरीके से ही पढ़ना है, समास विग्रह पर अधिक बल देना है, और किस अर्थ में कौन सा अव्यय प्रयुक्त होता है इस बात को अच्छे से पढ़ना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 67वां प्रश्न है अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः इत्यस्य समस्त पदम अस्ति। क्या समस्त पद होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो समस्त पद होता है वो होता है अष्टाध्यायी, लेकिन यहाँ पर अष्टाध्यायी दिया गया है मिसप्रिंट होने के कारण और सही उत्तर न होने के कारण ये प्रश्न आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है सुमद्रम इत्यस्य समास विग्रह कः। सुमद्रम का समास विग्रह क्या होगा? तो मद्राणाम समृद्धि, इस अर्थ में सु अव्यय का समास होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 69वां प्रश्न है किम राजा इत्यस्य कः समास विग्रह। इसका समास विग्रह क्या होगा किम राजा का? तो कुत्सितः राजा किम राजा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 70वां प्रश्न है विशेष्य विशेषण भाव समासस्य प्रसिद्धम नाम किम। विशेष्य विशेषण भाव समास का प्रसिद्ध नाम क्या है? ऐसा समास जिसमें विशेष्य और विशेषण होते हैं, कौन सा समास होता है? तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। 71वां प्रश्न है ऊढ़ः रथः येन सह इत्यस्य समस्त पदम किम। यहाँ पर समस्त पद क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ऊढ़ रथः, ऑप्शन नंबर 1। 72वां प्रश्न है नदी के दोनों और खेत हैं इत्यस्य संस्कृतानुवादः अस्ति। इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा नदीम अभितः क्षेत्राणि सन्ति, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि अभितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर जो सही संस्कृत अनुवाद होगा वो होगा नदीम अभितः क्षेत्राणि सन्ति। 73वां प्रश्न है
रोती हुई बालिका माता का स्मरण करती है। तो यहाँ पर सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा? यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा रुदती बालिका मातुः स्मरति, ऑप्शन नंबर 4। 74वां प्रश्न है, तेज तेज में शांत होता है इत्यस्य शुद्धम संस्कृतानुवादम चुनुत। यहाँ पर सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो तेजः तेजसी साम्यति, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। और 75वां प्रश्न है, अध्ययन से हार मान रहा है इति वाक्यस्य संस्कृतानुवादः वर्तते। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो पराजयते, परापूर्वक जी धातु जहां पर हो वहां पर कौन सा होता है, कौन सी विभक्ति होती है? वहां पर होती है पंचमी। तो यहाँ पर जो सही अनुवाद होगा वो होगा अध्ययनात् पराजयते, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से 75 प्रश्न हमने इसके देख लिए हैं। आगे के जो प्रश्न हैं 76 से लेकर वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।